तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, न्यूमेरिकल्स में आपको क्या फोकस करना है, कौन से चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है और कहां से क्वेश्चंस कल के एग्जाम्स में, मतलब मंडे के एग्जाम में आपको आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला चैप्टर है आपके लिए रोटेशनल डायनेमिक्स। शायद किसी ने एंट्री की है, मैं एडमिट कर लेता हूँ। तो पहला जो चैप्टर है बेटा वो है रोटेशनल डायनेमिक्स। रोटेशनल डायनेमिक्स से आप लोगों को दो क्वेश्चंस की बहुत ही ज्यादा संभावना है। पहला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो ये आपको विदाउट फेल पढ़ के जाना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दूसरा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोटेशनल डायनेमिक्स में से। सेकंड आ जाते हैं, मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं, तो मैं रैंडमली अभी यहाँ पे चैप्टर के नाम लिख रहा हूं, फिर हम लोग टेक्स्ट बुक के अंदर भी गो थ्रू करेंगे। दिस इज रोटेशनल डायनेमिक्स। स्टेशनरी वेव्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, स्टेशनरी वेव्स यानी कि सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। जस्ट अ मिनट लर्नर्स, मैं सबको एडमिट कर देता हूँ एक बार, देन वी विल स्टॉप, क्योंकि बच्चे कंटिन्यूअसली ज्वाइन होते जा रहे। या सो यहां पर आपको स्टेशनरी वेव्स के अंदर, बच्चा लोग टाइम पे क्यों ज्वाइन नहीं करते हैं? लेट्स वेट फॉर वन मोर मिनट। बेटा बस 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट। या सो स्टेशनरी वेव्स के अंदर आपको देखो दो केसेस हैं। एक तो है पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, और दूसरा है स्ट्रिंग्स एंड इट्स केसेस। तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के केसेस आप लोगों को याद रखने हैं। पाइप ओपन एट बोथ एंड मतलब पाइप ओपन रहेगा तो कितने लूप्स बनते हैं, वो वाला जो केस था ये आपको याद रखना है। स्ट्रिंग्स, सो सपोज अगर स्ट्रिंग को बांध दिया गया है तो एक लूप बनेगा, तो कितना उसका वेवलेंथ होगा, वेलोसिटी कितना होगा, प्रिंसिपल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, कौन सा हार्मोनिक्स और ओवरटोन होगा। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। ये यहाँ पर ये जो है वो पार्ट है वो न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये वाला जो पार्ट है वो न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनर को ये सारे न्यूमेरिकल्स बहुत पसंद होते हैं। फिर थर्ड अगर हम लोग आ जाएंगे, तो थर्ड जो न्यूमेरिकल्स बेटा आते हैं वो आते हैं मीन पोजीशन वाले, मतलब ऑसिलेशन वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं। मतलब यहां पर एक बॉडी होगा, यहां पर एक बॉडी होगा, यहां पर एक बॉडी होगा, और वो एक ऑसिलेट करता रहेगा ऐसा, टूवर्ड्स टू एंड फ्रो। तो जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से छूटेगा
और वो मीन पोजीशन की तरफ जाएगा और वो x डिस्टेंस कवर करेगा, ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना होगा ये ढूंढने के लिए आपको पूछा जाता है। सो ये ऑसिलेशन में से आपको याद रखना है, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन में से ये न्यूमेरिकल्स, आप न्यूमेरिकल्स ढूंढ लेना बेटा, आपको टेक्स्ट बुक में भर भर के मिल जाएंगे। ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑसिलेशन के अंदर अगर हम लोग आ जाएंगे, बेटा प्लीज जिसका भी माइक ऑन है वो प्लीज म्यूट कर दे अपने आप को। लर्नर्स प्लीज म्यूट योरसेल्फ। किसी का माइक ऑन रह गया बेटा? यस प्लीज, जिसका भी माइक ऑन रह गया है वो प्लीज जरा म्यूट कर ले। ये हार्ट कौन भेज रहा है भाई? शांति रखो जरा, बाद में करो आप आराम से। ये देखो अभी से ही ठेंगा दिखा रहे बच्चे लोग, थोड़ा कल के लिए बाकी रखो। यस, लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन वंस अगेन। या तो आ जाते हैं ऑसिलेशन पे। तो ऑसिलेशन के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव दो तरीके से होता है। पहला एक है पहला एक है वो है मीन पोजीशन, और दूसरा एक है वो है एक्सट्रीम पोजीशन। बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं बेटा। जिन लोगों को मेरा अगर पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा वो अपने मोबाइल्स को रोटेट करके फुल स्क्रीन करे, पूरा दिखेगा आपको। एक बार मैं बता दे रहा हूं, जिनको ऐसा लग रहा है कि मेरा पिक्चर नहीं दिख रहा है वो अपने मोबाइल को रोटेट कर ले और फुल स्क्रीन करे, पूरा दिखेगा उनको। सो ऑसिलेशन के अंदर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन याद रखना है। नेक्स्ट, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। दैट इज केटीजी। तो केटीजी के अंदर एक ही इक्वेशन है बेटा, इक्वेशन ऑफ प्रेशर, इक्वेशन ऑफ प्रेशर। सो ये इक्वेशन ऑफ प्रेशर आपको याद रखना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द ईयर। ठीक है, और अगर देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, इक्वेशन ऑफ प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको याद रखना है यहां पर रेडिएशन के अंदर, शो दैट A plus R plus T is equal to 1. So when I was a student like you, मेरे बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन था, A plus R plus T is equal to 1। एंड यहां पर आपको डेफिनेशन आ सकता है, यहां पर आपको डेफिनेशन आ सकता है, दैट इज इमिसिविटी का। सो यहां पर आपको इमिसिविटी का डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर एग्जामिनर थोड़ा और टफ बनाना चाहेगा सो आपको पूछेगा एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन ऑफ फेरीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। यहां पर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है।
डोंट वरी बेटा, आप लोग सेशन के अंदर थरोली रहेंगे तो मैं एट द एंड आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी मैंने बनाए विद सोल्यूशन में आपको देने वाला हूं। सो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा फिजिक्स 2 के अंदर। सो फिजिक्स 2 में सबसे पहला चैप्टर है ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स में दो पार्ट है। लेट मी एडमिट समवन। ऑप्टिक्स में दो पार्ट है, पहला है वेव थियरी और दूसरा हमारे पास है वो है इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। सो यहां पर वेव थियरी में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, चलो इस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो भाई वेव थियरी में से अगर कोई क्वेश्चन बनता है इस साल के लिए तो वो बनता है ब्रिस्टर्स लॉ। ब्रिस्टर्स लॉ, टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इज इक्वल टू 10 IP। ये आपको शो दैट करके आ सकता है 3 मार्क्स के लिए, या तो फिर अगर थोड़ा एग्जामिनर टफ किस्म का होगा तो पूछेगा शो दैट एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे इज 90 डिग्री। तो ये आपको प्रूव करने के लिए पूछ सकता है उल्टे तरीके से, मतलब आफ्टर ऑल ये भी ब्रिस्टर्स लॉ ही है बट यहां पर ये आ सकता है। इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन में से आपको आएगा डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट और इसके न्यूमेरिकल्स 100% आने वाले हैं। सो इसमें आपको जरा सा भी छोड़ना नहीं है, अगर किसी ने नहीं किए है तो आप इसके ऊपर फोकस करो। इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन के बाद यहां पर आपको सेकेंड इसमें आना है डायफ्रैक्शन के अंदर थियरी ऑफ एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें से। और लास्टली अगर इस साल का एक क्वेश्चन बनता है तो वो बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो है रेलाइज क्राइटेरियन फॉर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ इमेज। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ इमेज। बच्चा लोग अगर आप लोगों को लगेगा तो ये वाला नोट्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, सो नॉट टू वरी, आप इसको देख के एक बार गो थ्रू कर सकते हो। देन हमारे पास यहां पर है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आ जाते हैं। टेक्स्ट बुक ही खोल देता हूं मैं यहां पर।
Okay, let me connect my pen tab once again. तो यहाँ पर रोटेशनल डायनेमिक्स के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अभी आ जाते हैं हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के ऊपर। इसमें आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, कौन से चैप्टर के वेटेज ज्यादा है, तो देखो पेज नंबर 31 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, वहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट है हाइड्रोलिक लिफ्ट का बेटा, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे काम करता है, ये आपको 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है, और जिसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ सकता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट याद रखना, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप उसको मार्क कर लीजिए। पेज नंबर 31 हाइड्रोलिक लिफ्ट, आप चाहिए तो मैं इसमें भी लिख लेता हूं, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये है पेज नंबर 31 पर। देन आप लोगों को यहां पर पढ़ना होगा राइज एंड फॉल हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स दैट मींस shape of a liquid container does not affect the pressure. हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स, ये भी आपको पढ़ना है बेटा। ये सब आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है एग्जाम में। याद रखना है व्हाट इज हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स, एक ही लाइन में, शेप ऑफ लिक्विड कंटेनर डू नॉट अफेक्ट प्रेशर। चाहे कैसा भी शेप क्यों ना हो, प्रेशर हमेशा कैसा होगा, सेम होगा। नेक्स्ट चैप्टर है अभी हमारे पास राइज एंड फॉल ऑफ कैपिलरी ट्यूब। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ तो इसमें एक ये हो गया। सेकेंड, थर्ड हमारे पास है राइज एंड फॉल ऑफ कैपिलरी ट्यूब, और हाइट का एक्सप्रेशन आपको डिराइव करने के लिए आएगा। आप लोगों ने इसको प्रैक्टिकल भी अगर किया होगा तो प्रैक्टिकल के अंदर आपने एच ढूंढा था, सरफेस टेंशन। दिस टॉपिक इज अंडर सरफेस टेंशन। तो इस पे आपको एक ज्यादा फोकस करना है। देन कम डाउन, स्टोक्स लॉ पढ़ के जाना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विस्कोसिटी, दिस इज इंपॉर्टेंट।
केटीजी और हम लोगों ने इस पे डिस्कशन कर लिया है, केटीजी एंड रेडिएशन। तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, और ये हो गया आप लोगों का बेटा, देखो मैंने ऑलरेडी इस पे क्वेश्चंस बता दिया ऑसिलेशन पर। डिराइव डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये एक आपको यहां पर आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, ज्यादा वेटेज नहीं है बट इट्स इंपॉर्टेंट। यहां पर है, अगर आप देखोगे तो पेज नंबर 111 पर दिस क्वेश्चन इज अवेलेबल। देन लास्ट एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, velocity and acceleration of particle performing linear SHM। ये आपको पढ़ के जाना बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर किसी को चाहिए तो आप ऑसिलेशन में से है आइडियल सिंपल पेंडुलम को करके जा सकते हो। वन मोर यू कैन ऐड, दैट इज आइडियल सिंपल पेंडुलम। बेटा अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हैं सो प्लीज आप लोग वेट करिए, आई विल गिव यू सम टाइम आफ्टर डिस्कसिंग दिस वन, ऑलराइट। तो हम लोग उसके बाद बात करेंगे, आप लोग सेशन में बने रहें। मैं कुछ जो इम्पोर्टेंस मुझे आज बताना है वो मैं चाहता हूँ कि सब लोग करके जाए एक बार, ताकि किसी का भी एक भी मार्क्स ना छूटे। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में भी ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, मैंने क्वेश्चंस भी बता दिए इसमें। Yes, this one is very important. Analytical method to determine bit frequency. Analytical treatment of beat, और आपको पूछ सकता है व्हाट इज बीट फॉर्मेशन। सो ये इंपॉर्टेंट है बेटा। बच्चे लोग लेट लेट ज्वाइन कर रहे हैं आज। सो इसके बाद आप लोग आ जाइए यहाँ पर नीचे की तरफ। फिजिकल साउंड ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार आप इसको डेफिनेशंस को सारे देख लेना। वेव ऑप्टिक्स भी मैंने बता दिया है ऑलरेडी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। देखो ये रहा ब्रिस्टर्स लॉ, ये बता दिया मैंने आप लोगों को। एंड डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट भी करके जाना है, और रियलाइज क्राइटेरिया, या वन मोर अगर आ सकता है क्वेश्चन,
तो यहाँ पर ऑप्टिक्स में से अगर आपको आ सकता है तो आ सकता है कंडीशंस फॉर प्रोड्यूसिंग स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। ये एक आप क्वेश्चन बेटा पढ़ के जाओ। दिस आर द कंडीशंस फॉर प्रोड्यूसिंग स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न आपको पूछा जा सकता है वेव थियरी और इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, यानी कि ऑप्टिक्स में से ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, मैं आपको ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा सेशन के बाद। नाउ रियलाइज क्राइटेरिया भी आ गया है, ये भी मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको मैं एक लाइन में बता देता हूँ, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पहला जो पढ़ना है वो है चेक बैटरी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से आपको पहला पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड आ जाओ एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। देन ये वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल। ये दो में से बेटा एक आ सकता है। सो आप विदाउट फेल आप इसको पढ़ के जाना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन अगर हम लोग आ जाएंगे यहां पर नीचे, तो यहां पर अगर आप आ जाए यस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो याद आ गया मुझे। फोर्थ एक्सप्रेशन फॉर capacitance of parallel plate condenser and effect of dielectric on capacitance of capacitor। ये पढ़ के जाना बेटा, यानी कि इसमें क्या बताया है कि पैरेलल प्लेट कंडेंसर जो होता है उसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे पहला। दूसरा, अगर उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भरेंगे तो उसके कैपेसिटेंस में क्या फर्क आता है। तो ये इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है बेटा, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये तो सिलेबस में नहीं था। वो है एक्चुअली, बट अगर आप उसको प्रॉपरली एक बार रिवाइज कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। और उसके बाद चिटर पिटर क्वेश्चन है, जैसे कि रेजिस्टेंस
कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल. सो ये आप कर सकते हो. हाँ, और इसी पे आपको न्यूमेरिकल्स भी आने वाले, जो न्यूमेरिकल्स आएंगे कैपेसिटर वाले वो इसी में ही आएगा, इसी इसी चैप्टर से आएगा. तो आखिरी इक्वेशन, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. सो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से 6 क्वेश्चन विदाउट फेल आपको करके जाना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है. अगर आप किसी ने पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा है तो ये 6 क्वेश्चन करके जाएगा तो एटलीस्ट 3 से 4 मार्क्स आप कवर अप कर सकते हो यहाँ पर. एंड अगर डायग्राम पूछने की नौबत आएगी तो डायग्राम में सिर्फ एक ही डायग्राम है इस चैप्टर में, दैट इज वेन डी ग्राफ जनरेटर. देन आ जाते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पर. सो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप सब लोगों को मालूम है, पहला पूछेगा आपको व्हीटस्टोन नेटवर्क. देन सम एंड डिफरेंस मेथड. क्या है किसी को अगर याद नहीं है सम एंड डिफरेंस मेथड? सो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ E1 by E2 that is equal to L1 by L2. This is called individual method. And sum and difference E1 by E2 that is equal to L1 plus L2 upon L1 minus L2. ये पूछा जा सकता है. एंड यूज ऑफ पोर्ट यानी कि पोटेंशियोमीटर टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. सो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ के जाना है करंट इलेक्ट्रिसिटी में से. सो ज्यादा इसमें आपको ये नहीं करना है क्योंकि मेजोरिटी पार्ट आपको प्रैक्टिकल्स में कवर्ड होता है. बट न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है जहां पे मीटर ब्रिज के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. राइट, तो यहां पर कुछ मैं कंक्लूड कर लेता हूं. आपको एक क्वेश्चन और आ सकता है, व्हाट इज एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ठीक है, उसका इसमें आपको पूछ सकता है कंस्ट्रक्शन. दूसरा आपको पूछ सकता है कन्वर्जन. कन्वर्जन कौन सा? सो गैल्वेनोमीटर टू एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर टू वोल्टामीटर. ठीक है, ज्यादा और अगर डिफिकल्ट पूछेगा तो आपको पूछ सकता है एक्यूरेसी ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेंसिटिविटी पूछ सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पूछा जाएगा एक्सप्लेन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. उसका कंस्ट्रक्शन पूछ सकता है, उसका कन्वर्जन पूछ सकता है, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू एमीटर वो पूछ सकता है, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर ये पूछ सकता है. यानी कि अगर ये कुछ भी नहीं पूछेगा तो आपको पूछेगा यूज ऑफ शंट पूछेगा कि भाई शंट का यूज क्या होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में. सो देखो बहुत ही सिंपल है. व्हीटस्टोन नेटवर्क आपको 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, ये भी आपको 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, और ये भी आपको 3 मार्क्स के तक आ सकता है, और ये आपको 2 मार्क्स तक आ सकता है. सो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो न्यूमेरिकल्स आपके ज्यादातर फंसेंगे इसमें, सो इस चैप्टर में से जो न्यूमेरिकल्स आएंगे बेटा,
इसमें जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो आएंगे मीटर ब्रिज में से। सो विदाउट फेल मीटर ब्रिज वाले सारे क्वेश्चंस करके जाना, कि जिसमें एक अननोन रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, फिर वो सीरीज में भी लगाया हो, पैरेलल में भी लगाया, ऐसे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। सो वो आप एक विदाउट फेल आप करके जाना आपको एग्जाम में। आप देखेंगे भर भर के क्वेश्चन पड़े यहाँ पर। मैग्नेटिक फील्ड में आपको साइक्लोट्रॉन मोशन करना है। अब चाहिए तो मैं इसमें ऐड कर देता हूं। तो पहला आपको करना है यहां पर साइक्लोट्रॉन मोशन, उसका डेरिवेशन। देन वो पूरा आ गया, साइक्लोट्रॉन मोशन, उसका एक्सेलरेटर, पूरा एक साथ, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। सो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर कैरिंग कंडक्टर, ये आपको लेना है। ये आपको एक पढ़ना है बेटा। देन बस 5 मिनट और लूंगा बेटा आप लोगों का, और बायोट सावर्ट लॉ आपको करके जाना है। सो दिस आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स। एंड अभी आ जाता है नीचे। देखो यहां पर भी है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये वाला प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आपको करके जाना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बायोट सावर्ट लॉ, ये भी मैंने अभी लिख दिया यहां पर। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two long straight parallel conductor carrying current। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले 11th स्टैंडर्ड में हुआ करता था, बट अभी ये 12th स्टैंडर्ड में आता है। सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट लीव दिस टू क्वेश्चंस, दिस आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। सो मैंने मार्क कर दिया ऑलरेडी। एंड ये वाला भी है एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड। magnetic induction of solenoid. So this is also important. And let's conclude the last one. यहाँ पर हम लोग सो मैग्नेटिक मटेरियल्स में तो आप सब लोगों को बेटा मालूम है कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये सब क्वेश्चंस आप इसके ऊपर कर सकते हो। सो इसमें आपको मैग्नेटिज्म के अंदर पैरा, फेरो एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़ लो। देन
सेकंड आ जाएगा मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। सो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। एक क्वेश्चन और आ सकता है जो मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफाइन करके आ सकता है, उसमें एक आ सकता है हिस्टैरिसीस, सेकंड हो सकता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, एंड थर्ड आ सकता है इसमें क्यूरी टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच द डोमेन स्ट्रक्चर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस गेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। और आपको आ सकता है एक्सप्लेन फेरोमैग्नेटिज्म on the basis of डोमेन थियरी। सो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आ सकता है आपको। ईएमआई के अंदर आप लोग एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं दे रहा हूं आपको। सो ईएमआई के अंदर आ जाओ। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर पहला आपको पढ़ना है वो है सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। सेकेंड आ जाएगा हमारे पास यहां पर प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये हमको पढ़ना है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट है जो हमको पढ़ना है बेटा। देन थर्ड आ जाओ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। डिफाइंड 1 हेनरी भी पूछ सकता है। एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और इसी पे से आपको न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, और इसी पे से आपको न्यूमेरिकल्स भी आने वाले हैं। सो आप जो भी प्रैक्टिस करोगे वो न्यूमेरिकल्स आप इसमें से प्रैक्टिस करिए बेटा। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पर।
एसी सर्किट शॉर्ट में एकदम बता देता हूं क्या क्या पढ़ना है। सो देखो, पहले आपको पढ़ना है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, मतलब एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये वाला। फिर आपको पढ़ना है प्योरली इंडक्टिव सर्किट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है। थर्ड पढ़ना है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ होगा तो आपको डेफिनेटली याद होगा, सारी मेमोरीज रिकॉल हो गए रहेंगे, मैंने डायग्राम बनाते हैं मेरे ख्याल से। और चौथा है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एल सी आर सर्किट, मतलब ये तीनों एक ही में लगे होंगे। पहले एल लगा होगा, फिर सी लगा होगा, फिर आर लगा होगा, एंड दिस विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस लिख रहा हूं। आपको यहाँ पर इंपिडेंस भी पूछा जा सकता है, कैपेसिटेंस, रिएक्टेंस, व्हाट इज रेजोनेटिंग सर्किट, एंड पावर फैक्टर। सो ये सारे क्रिस्पी टॉपिक्स हैं जो पूछे जाएंगे इसी सर्किट में से। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एलसीआर सर्किट, इंपिडेंस, कैपेसिटेंस, रिएक्टेंस एंड रेजोनेटिंग सर्किट और पावर फैक्टर, ये सब पूछे जा सकते हैं इसमें से। और थोड़ा सा और अगर इसको कंक्लूड करूं मैं, तो डेफिनेशन में आपको दो तीन चीजें और आ सकती है, और वो है IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ EMF। ये दो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आपको पढ़ने हैं बेटा। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में से आप सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के जाओ, एक ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, और अलग अलग यहाँ पर पार्ट है। सो मैं आप चाहो तो इसको भी लिख देता हूं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, सो यहां पर आपको पढ़ना है फर्स्ट, वो है पहला तो ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लो। उसके बाद क्या पढ़ना है, यस वेरी इंपॉर्टेंट, जो पूछा जाता है अक्सर, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, और सबसे डेंजर है इसमें से न्यूमेरिकल्स। याद रखना, आपको इसमें जो भी आप आंसर लाते हो वो सारे आंसर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लाना है। योर ऑल आंसर मस्ट बी देयर इन ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम से, नहीं तो आपके आंसर्स आएंगे ही नहीं। तो एक बार आप लोग इसके न्यूमेरिकल्स देख लेना, 7-8 न्यूमेरिकल्स है, लेकिन वो 10 के बराबर है।
तो अब सारे न्यूमेरिकल्स करके जाना, एक भी मत छोड़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियर में से आप लोगों को भी मैं बता देता हूं। क्या पढ़ना है सबसे पहले, देखो, जेजर एंड मार्सरन एक्सपेरिमेंट, पहला ये पढ़ना है। सेकेंड, बोहर्स पोस्टुलेट्स, सारे पोस्टुलेट्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसके अंदर आपको एक्सप्रेशन भी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सेकेंड पोस्टुलेट में से आपको रेडियस का एक्सप्रेशन, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पूछेगा, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना है। थर्ड वाले में से आपको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद आपको पूछेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एनर्जी लेवल डायग्राम। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है। फिर डेफिनेशन में आ जाएगा व्हाट इज आइसोटोप, आइसोबार, ये सब है, ये भी ऐड कर देता हूं। आइसोटोप पूछेगा, आइसोबार पूछेगा, मास डिफेक्ट पूछेगा, यानी कि जो कैलकुलेटेड मास है और एक्चुअल मास का टोटल करेंगे तो वो हमेशा इक्वल नहीं आता है, दैट इज कॉल्ड एज अ मास डिफेक्ट। तो ये डेफिनेशन वाला पार्ट यहां पर से आ सकता है। उसके बाद दो चीज और है, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ये दोनों आपको करके जाना है। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, और इसके अंदर आपको डीके लॉ पढ़ के जाना है, हाफ लाइफ टाइम पढ़ के जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट फेल। और सेमीकंडक्टर में से आप सब लोगों को मालूम है बेटा क्या क्या आने वाला है, फिर भी मैं बता देता हूं। सेमीकंडक्टर वन लास्ट चैप्टर है, ये तो आप लोग 11 से पढ़ते आ रहे हो। सो सेमीकंडक्टर में क्या पढ़ना है, फर्स्ट डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि फुल वेव अगर आपको आता है तो आप हाफ वेव कर पाएंगे। देन एनपीएन ट्रांजिस्टर, then Zener diode and its characteristics, transistor as a switch,
देन वी हैव वन लास्ट पार्ट एज रिपल फैक्टर भी आ गया, जीनर ब्रेकडाउन आ गया, वर्किंग ऑफ जीनर आ गया, फोटोडायोड, यस फोटोडायोड एंड सोलर सेल। सो आपको पढ़ना है यहाँ पर फोटोडायोड एंड सोलर सेल। बेटा ये आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, सो आप अकॉर्डिंगली तैयार करो, ज्यादा बड़ा बड़ा उसको बाय हार्ट करने की भी जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन एक जैसा ही है। सो फोटोडायोड एंड सोलर सेल हो गया। उसके बाद लास्ट में आप बोल सकते हो एम्पलीफायर के ऊपर एक बार आप नजर मार के जाना और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के ऊपर डिस्कशन कर दिया है। एक बचा है आप लोगों का थर्मोडायनेमिक्स। सो थर्मोडायनेमिक्स बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑलमोस्ट उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के जाओ। कुछ डाउट डिफिकल्टी होगा तो आप उसमें आप मुझे पिंग कर सकते हो, मैं हेल्प आउट करूंगा। बट थर्मोडायनेमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि लास्ट ईयर जब वो एग्जाम हुआ था तो ज़्यादातर पोर्शन ओमिटेड था, तो आप इस बार उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। नाउ ये मैं आप लोगों को पूरा नोट्स दे दूंगा सेशन के बाद। अब आ जाते हैं यहाँ पर, यस पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? सर कोई बात नहीं, आप 1 घंटा लेक्चर और ले सकते हो, नो इश्यू आलोक, थैंक यू। सो मैं क्या करूंगा बेटा, आपके सर को मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, सर आपको फॉरवर्ड कर देंगे। जो ग्रेविटी के बच्चे हैं उनको मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। अगर आप लोगों को मेरा नंबर चाहिए तो मैं यहाँ पर मेरा नंबर लिख देता हूँ बेटा, आप मुझे इस नंबर पे हाय भेज दो, आप अपना नाम भेज दो, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा बेटा। तो मैंने ऑलरेडी मेरा नंबर शेयर किया है, ठीक है। अगर आप देखेंगे बेटा यहाँ पर तो मैंने है ना न्यूमेरिकल्स भी बनाए हैं, देखो विद सॉल्यूशन। रोटेशनल डायनेमिक्स के क्या क्या न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, केटीजी से। तो लाइक मैंने थर्मोडायनेमिक्स के भी बनाए हैं, देखो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है। तो सुपर पोजिशन ऑफ वेव सारे हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट आप सब लोगों को कि एक बार बेटा आप इसको गो थ्रू कर लेना। ऑलमोस्ट 50 न्यूमेरिकल्स मैंने बनाए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, तो आप लास्ट मिनट कल के लिए आप इसको रिवीजन के लिए ले सकते हो। इवन अगर आपके पास समय है तो आज भी आप कर पाएंगे। सो देर आर 50 न्यूमेरिकल्स आर प्रिपेयर्ड एंड दिस 50 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। सो हम लोग ये मैं आपको भेज दूंगा बेटा, मैंने ऑलरेडी आपको नंबर भेज दिया है। और हमारे साथ अभी सोनम मैडम भी जुड़े हुए हैं, लेट्स सी सोनम मैडम है कि नहीं सेशन में, एक बार जस्ट अ मिनट। शुभम सर भी थे बट आई थिंक, लेट मी चेक सोनम मैडम है कि नहीं, नहीं है। तो बेटा आपको घबराना नहीं है, एग्जाम के अंदर आपको ऑन टाइम पेपर मिलने वाला है और उस पेपर के दौरान आपको सबसे पहले एक काम करना है कि आपको जो बेसिक फार्मूले जो आपको लग रहा है कि टफ फार्मूले है उसको आप लास्ट पेज पे लिख दो, जिसके ऊपर आप ज़्यादा श्योर हो कि हाँ ये आने वाला है और ये मुझे बाय हार्ट नहीं हो रहा है, तो आप लास्ट मिनट पे वो सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, सेशन खत्म होते ही मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज देता हूँ बेटा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे कुछ डाउट है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक ही सीखना है, तो आप मुझे मैसेज कर लो, अगर कल समय बना तो कोशिश करूंगा मैं लेने के लिए लेक्चर, और रात में लेंगे ऐसा रहेगा तो एक बार हाफ एन आवर के लिए। यस 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 आलोक, इट्स ओके, वेलकम। तो बच्चा घबराना नहीं है, एग्जाम के लिए मैं आपको सबको बोलूंगा कि आप देखो साल भर के अंदर जितना भी मेहनत किया है उसका आपको 3 घंटे में रिजल्ट लाना है। सो डरो मत, एग्जाम बहुत ही इजी होने वाला है। आई नो कि आप लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि 10th में तो एग्जाम देने का मौका नहीं मिला होगा, बट एग्जाम के जो पेपर है वो इजी होने वाले हैं अगर आपने मेहनत की है तो। एंड याद रखो, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो मेहनत करो। अगर आप में मेहनत करने की चाह है तो आपका रिजल्ट हमेशा अच्छा होने वाला है बेटा। फिर से मिलेंगे एक बार हम लोग बेटा एग्जाम के बाद। कुछ भी डाउट डिफिकल्टीज है, मैंने आपको मेरा पर्सनल नंबर दिया है, तो आप ज्यादा उसको परेशान मुझे मत करिएगा,
बट आप मुझे 11-12 बजे तक मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी होगा तो आई विल रिप्लाई ऑन इट। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, सी यू सून एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।